नमस्कार दोस्तों, पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में श्री अवतार कृष्ण रहबर की लिखी एक कश्मीरी कहानी जड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके मन प्राण विचलित थे। जिस अनुपात से कलकत्ते में गर्मी की प्रचंडता तेज से तेजतर होती जा रही थी, उसी अनुपात से उसकी विकलता भी बढ़ती जा रही थी और एहसास गहरा होता जा रहा था कि अब वह समय दूर नहीं जब उसका दम घुट जाएगा, आखिरी सांस भी उखड़ जाएगी और उसे अपनी इस अभागी काया को छोड़ना पड़ेगा। इस महानगर में लोगों की भीड़ भाड़, एक अव्यवस्थित अनुशासनहीन जनधारा उसे काट खाने को आती थी। एक अजीब सी भागदौड़, दौड़ती भागती छायाएं, हर आदमी दूसरे आदमी से आगे निकल जाने को बेताब, किसी को किसी का इंतजार नहीं। यह सारा कोलाहल उसके कानों के पर्दों को फाड़ता था। सारे वातावरण में उससे अजीब तरह का परायापन अनुभव होता था। महानगर की विचित्रता, विविधता, रंगारंगी या सांस्कृतिक गतिविधियां उसे तनिक भी अपनी ओर नहीं खींचती थी। मन करता था कि उमड़कर अपने घर, अपने कश्मीर वापस चला जाए, मगर यह बात भी संभव नहीं थी। उसका सारा अस्तित्व जैसे कहीं खो गया था। पिछले 50 वर्षों तक कश्मीर में सतत गतिशील उसकी जिंदगी जैसे यहाँ आकर जड़ हो गई थी। इतने सारे वर्ष कश्मीर में भी एक ही रंग में या एक ही ढंग में नहीं बीते थे। पहले डोगरा शाही रही थी, फिर आज़ाद शाही आई थी। विस्तृतता के किनारों के बीच तब से अब तक बहुत सारा पानी बहा था। समय समय पर कुछ बातें उसे अप्रिय भी लगी थी। परसों की ही बात है, जब वह अपना वोट डालने बूथ पर पहुंचा था तो एक आदमी ने उससे कहा था, पंडित जी, आपने क्यों तकलीफ की, आपका काम हमने खुद निपटा दिया। क्या करें, बुजुर्गों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। श्रीकंठ को बहुत बुरा लगा था, मगर कोई प्रतिवाद करना उसने उचित नहीं समझा। अनायास ही उसका हाथ अपनी पगड़ी की ओर गया। पगड़ी को सर पर ठीक तरह से संभाल वह धुएं से डरे हुए चूहे की तरह बेशर्मी से घर लौट आया था। फिर भी श्रीकंठ को विश्वास और संतोष था कि उसकी अपनी एक जिंदगी है, अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अपनी एक अलग पहचान है। आदिक दल के पुराने मोहल्ले के सिविल लाइंस तक जाते उसे लगता था कि श्रीकंठ चल रहा है। वह वही है, कोई और नहीं। हर गली में, हर नुक्कड़ पर उससे दुआ सलाम होता था, मगर कलकत्ते में उसे अपने में और एक मक्खी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। अगर वह मर भी जाएगा तो एक मक्खी की मौत ही मरेगा। कौन जानेगा कि कौन मर गया। यदि कश्मीर में मरेगा तो कई दिनों तक सारे नगर में चर्चा होगी कि श्रीकंठ का स्वर्गवास हो गया। शमशान घाट तक कितने ही लोग, उसके संबंधी, उसके पड़ोसी हिंदू और मुसलमान दोनों, उसकी शव यात्रा में शामिल होंगे। उसे एक पेंटिंग याद आ रही थी जिसमें शाखाएं और डालियां फैलाए एक विराट वृक्ष को चित्रित किया गया था, मगर नीचे उस वृक्ष की सारी जड़ें कट गई थीं। जाने क्यों वह पेंटिंग बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। श्रीकंठ का एक बेटा जयपुर में था, दूसरा बेंगलोर में और एक तीसरा और सबसे छोटा यहाँ कलकत्ता में था। बेटियां 3 थीं। बड़ी की शादी कश्मीर में हो गई थी, मंझली शिमला में थी और छोटी अमेरिका में। बेटे ऊंचे महत्वपूर्ण पदों पर नहीं थे, हाँ, जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे। उनकी दशा लक्ष्यहीन, दिशाहीन बटोहियों जैसी थी। यदि आज यहाँ थे तो मालूम नहीं कि कल कहाँ होंगे। उनके बाद भी उनकी संतान कहाँ कहाँ ठोकरें खाएंगी। उसकी कमाई का आधा भाग मकान का किराया देने में ही चला जाता था और वहाँ कश्मीर में अपना 7 कमरों का खुला चौड़ा मकान
100 साल पुराना होकर भी बिना मुसाफिरों की सराय सा खाली पड़ा था। ठीक है, अब उसकी छत टूट गई थी। तीसरी मंजिल की दीवारें वर्षा के आघातों को सहते सहते कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन समय की सारी चपेटों को सहता वह अब भी वैसा ही खड़ा था। राम कौल का हवेली जैसा मकान सारे मोहल्ले में अपनी मिसाल आप था। महाराजाई दौर में पुरानी ईंटों की चुनाई श्रीकंठ के पिता राम कौल की प्रतिष्ठा और शान और शौकत की गवाही दे रही थी। तहसीलदार होने के कारण एक बहुत बड़े इलाके का असली महाराजा तो वही था। उसके मकान के साथ मोहल्ले के प्रत्येक निवासी का निकट संबंध था। जिस किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, राम कौल का हवेली नुमा घर उसके काम आता था। पंडितों और मुसलमानों की कितनी ही बारातें उस बड़े घर में दावतें उड़ा चुकी थीं। राम कौल की हवेली मोहल्ले टोले की जवान लड़कियों के लिए कोमल भावनाओं की वह मनचाही चारदीवारी थी, जिसको लांघने की रस्म पूरी करके ही वे दूसरे मोहल्ले में, दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में अपने अपने घर बसा सकती थी। मोहल्ले की प्रत्येक जवान लड़की उस शुभ घड़ी का बेताबी से इंतज़ार करती थी, जब राम कौल के मकान में उसके नाम पर हरमल जलती, मंगल गीत गाए जाते, लंगर लगते और बारातियों की पातें नाना प्रकार के व्यंजनों से तृप्त होकर वाह वाह करती, और वह खुद डोली या मोटर में सवार होकर अपने जीवन साथी के साथ पितृकुल को छोड़ किसी नए कुल में शामिल हो जाती। ये सारी बातें याद आते ही श्रीकंठ के मस्तिष्क में वह पेंटिंग, वह विराट वृक्ष फिर उभरता, जिसकी शाखाएं और डालियां दूर तक फैली थी, पर नीचे की जड़ें सूख गई थीं। पिछले साल रिटायर होने पर उसने सोचा था कि वह अपने जीवन के शेष दिन कश्मीर में ही गुजारेगा, मगर परिस्थितियों ने उसका साथ नहीं दिया। उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ फैसले करने पड़े थे। आज से 20 दिन पहले जब वह कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन में बैठा था, उसे लगा था जैसे यमदूत उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। एक उसका दाहिना हाथ और दूसरा बायां हाथ पकड़कर उसे दहकते अंगारों पर चला रहे हैं। यहाँ आकर झुलसती गर्मी और शोर शराबे ने उसकी वेदना को तीव्र कर दिया था। वह सोचता था कुएं का मेंढक श्रीकंठ ही भला था। उसे यकीन सा हो गया था कि अब कश्मीर लौटना उसके नसीब में नहीं है, तो वहाँ का अन्न जल समाप्त हो गया है। एक अजीब सी पीड़ा उसकी नस नस में व्याप्त हो गई थी। वह पिछले कई दिनों से अपने भाई के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था, मगर आज तक न उसका पत्र आया और न ही उसके बारे में कोई संदेश। फिर भी उसे विश्वास था कि उसका भाई 8-10 दिनों तक उसे हाँ या ना ज़रूर लिखेगा। तब वह अपने दामाद को तार देगा और वही बाकी सारी कार्रवाई पूरी करेगा, जिससे वह आखिरी समस्या भी हल हो जाएगी और वह शांति से प्राण त्याग सकेगा। मगर भाई का पत्र था कि आता ही नहीं था। जाने स्वस्थ शकुशल है भी या नहीं। श्रीकंठ का मन विचलित हो उठा। अगर आज पत्र नहीं आया तो तार देना पड़ेगा। भीतर ही भीतर सुलगने के बाद अब बुझ चुका हूँ, किसके आगे अपना दुखड़ा रोऊं। उसने एक गहरी आह भरी। श्रीकंठ के 3 भाई थे। एक बचपन में ही मर गया था, दूसरा दिल्ली में एक बहुत बड़ा अफसर बन गया था। वहीं उसने एक आलीशान कोठी भी बनवाई थी। उसी की कृपा से श्रीकंठ के तीनों लड़के भी जयपुर, बेंगलुरु और कलकत्ता में 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल हो गए थे। श्रीकंठ का तीसरा भाई नाथ जी एक स्कूल मास्टर था, जो अकेले कश्मीर में ही रहता था। उसके पेंशन पाने में अभी 4-5 वर्ष बाकी थे और ट्यूशन आदि करके अपने परिवार की गाड़ी जैसे तैसे हाँक रहा था। 2 साल पहले श्रीकंठ की पत्नी का देहांत हो चुका था। तब से वह नाथ जी के यहाँ ही खाता पीता था और किसी न किसी बहाने छोटे भाई को अपने ऊपर खर्च होने वाली रकम पहुँचाता था।
एक दिन जब दोनों भाई तीसरे पहर की चाय पी रहे थे, श्रीकंठ ने नाथ जी से कहा, सुनते हो, मैं आज टिकट ले आया। परसों जम्मू रवाना हो जाऊंगा, वहां से दूसरे दिन कलकत्ता। क्यों, वहां सब ठीक तो है? नाथ जी ने तनिक घबरा कर पूछा। हाँ, सब ठीक है, मगर सच पूछो तो कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या बात है? नाथ जी ने व्यग्र होकर पूछा। आज कलकत्ता से छोटे साहबजादे का चौथा खत आ गया कि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊं। तो ठीक है, जाड़ों में शहर चले जाइए, अभी तो वहां प्रचंड गर्मी होगी। नाथ जी ने अपना मत प्रकट किया। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था, मगर उसने जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी है? तुम नहीं जानते, दोनों पति पत्नी मुंह अंधेरे ही घर से निकलते हैं। वह खुद फैक्ट्री चला जाता है और बहू किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है। रहा नन्हा, उसे उन्होंने किसी क्रच में डाला था, जहां उन्हें महीने में 150 देने पड़ते थे। शाम को काम से लौटते समय वे नन्हे को वहां से घर ले आते थे। तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? आजकल तो बुराई हर काम में घुस गई है। साहबजादे ने लिखा है कि क्रच वाले बच्चे को ना जाने कौन सी दवाई खिला देते हैं, जिससे बच्चे दिन भर गहरी नींद में डूब जाते हैं और वे उनकी ची ची चौं से बच जाते हैं। लिखा है इससे नन्हे की बहुत बुरी हालत हो गई थी और उन्होंने उसके बच जाने की आशा ही छोड़ दी थी। आश्चर्य है, नाथ जी ने कहा। तब उन्हें नन्हे को किसी दूसरे क्रच में डालना चाहिए था। सभी तो एक जैसे नहीं हो सकते। नहीं, सभी एक से हैं। अब यदि माँ नौकरी छोड़ दे तो 700-800 में कैसे गुजारा चले? 400 तो घर का किराया ही होगा। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे इस बुढ़ापे में बच्चे को पालने की चौकरी ही करनी पड़े। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। कुछ देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। असल में 11 घरों के कश्मीर का ज़माना दोबारा आने लगा है। श्रीकंठ ने फिर ज़बान खोली। यदि उसे भी कश्मीर में कोई नौकरी मिली होती तो यह सब नहीं देखना पड़ता। मैंने कितने ही लोगों के पांव पकड़े, मगर सब व्यर्थ। थोड़ी सी भूमि बची थी, उसे भी भूमि सुधार के बहाने छीन लिया। हम भी सुधार के पक्ष में हैं, पर सुधार तो हुआ नहीं, सिर्फ हमारा सर्वनाश हो गया। परसों ही मैं अपनी शीला के ससुराल गया था। चारों भाई सपरिवार नथुने से सकरे घर में किस प्रकार रहते हैं, यह देखते ही बनता था। बेचारों के पास 20-25 कनाल जमीन थी, वह सारी की सारी हड़प गए। घर बनाने के लिए बेचारों के पास ज़मीन ही नहीं छोड़ी। यह सब किससे कहें, कौन सुनेगा? बोलते बोलते श्रीकंठ की विचित्र दशा हो गई। सारा क्रोध और आक्रोश चेहरे पर उमड़ आया था और वह मझला बेंगलोर में सड़ रहा है। सोचता हूँ अभागा करता क्या होगा। 2 जवान बेटियां घर में पड़ी हैं, कैसे उनके हाथ पीले करेगा? सच पूछो तो जीवन की इस अंतिम घड़ी में मैं बहुत परेशान हूँ। जयपुर वाला तो कोई चिट्ठी ही नहीं लिखता। सोचता होगा कि अगर चिट्ठी लिखी तो बुढ़ा आधमकेगा। हालांकि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ मेरे लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी है। श्रीकंठ को भावुक होता देखकर नाथ जी ने बातचीत का विषय बदलना ही उचित समझा। आपने चाय पी ली? हाँ भाई, पी ली। चाय ही नहीं, जहर भी पी चुका हूँ। श्रीकंठ की बोली में कड़वाहट बढ़ती ही गई। मैं एक दूसरी बात सोच रहा था। असल में तुमसे वही कहना चाहता था। कौन सी बात? नाथ जी ने हैरान होकर पूछा। सोच रहा था कि यह मकान अब बेच ही डाले। वह दिल्ली वाला अभी तक चुप है। मालूम नहीं उसने अपने हिस्से के बारे में क्या सोचा है। आखिर आज या कल मुझे अपना शरीर छोड़ना ही होगा। अपने खून को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। अभी मेरा 13वां भी नहीं होगा कि 1, 2, 3 करके मेरे हिस्से को नीलाम कर देंगे। इसलिए सोचता हूँ कि अगर मेरे जीते जी ही ये झमेला ख़त्म हो जाए तो बेहतर रहेगा।
डरता हूँ बाद में मामला बढ़ ना जाए और ये बिच्छू वहाँ आकर मुझे डस ना ले। श्रीकंठ की बातें सुनकर नाथ जी अवाक रह गया। अपने भाई का ये फैसला उसे कुछ बेतुका लगा, आकस्मिक और कुछ एक अप्रिय और कड़वा यथार्थ भी। उसे लगा कि अचानक किसी सांप ने उसे डंक मारा और अब जहर उसके अंग अंग में फैल रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मिट्टी के कच्चे बर्तनों से भरी भट्टी जैसे परिवार को लेकर वह कहाँ कहाँ मारा मारा फिरेगा। श्रीकंठ सब समझ रहा था। उसने अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में काम किया था, जिंदगी भर घास नहीं खोदी थी। मुझे तुम्हारी मजबूरियों का एहसास है, श्रीकंठ ने दूरदर्शिता दिखाते हुए कहा। मगर ज़रा सोचो, यदि हम एक साथ ही पूरा मकान बेचें तो 1.5-2 लाख मिल ही जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम अपने अपने हिस्सों को अलग अलग बेचेंगे तो 50,000 से एक पाई भी अधिक नहीं मिलेगी। आजकल कौन साझेदारी के मकान में रहना पसंद करता है? तिस पर जब कमरों के बीच का गलियारा साझा हो, दहलीज साझी हो, कमरों के बीच दीवारें साझी हो। वह सब तो ठीक है, नाथ जी ने नम्रता और आदर से कहा। 2-4 साल और सही, मालूम नहीं मेरे इन बच्चों को रोजी रोटी किस दिशा किस देश में लिखी होगी। जब तक मैं रिटायर भी हो जाऊंगा और मुझे भी बोरिया बिस्तर बांधकर उनके पीछे पीछे जाना होगा। तुम सही कहते हो, श्रीकंठ ने कहा, लेकिन मुझे लगता है तब तक मैं जीवित नहीं रहूँगा। खैर, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, पर डरता हूँ कहीं राम कौल का नाम बदनाम ना हो जाए। मान लो यदि मेरा हिस्सा किसी ऐसे वैसे आदमी ने खरीद लिया, तब तुम क्या करोगे? नाथ जी जड़ बना बैठा रहा। 10-15 मिनट तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। श्रीकंठ ने उठकर फिरन की सिलवटें ठीक की और नाथ जी से कहा, सोच लो, फुर्सत से सोच लो, दोनों मियाँ बीवी देख लो कि क्या ठीक रहेगा। मैं परसों जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचने के सप्ताह भर बाद तुम्हें पत्र लिखूँगा। मेरी नज़र में दोनों तरह के खरीदार हैं। एक तो पूरे का पूरा मकान खरीदने को तैयार है, दूसरे सिर्फ मेरे हिस्से के 50,000 दे रहा है। दोनों मुसलमान हैं। मैं दिल्ली वाले को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि उसको अपना मकान के हिस्से का क्या करना है। इतना कहकर श्रीकंठ चलने लगा। आप कहाँ चले? खाना तो खाइए। नाथ जी ने बहुत जोर लगाकर अपनी जीप को फिर से चालू किया। बैठिए, खाना खाइए, जो भाग्य में लिखा होगा होकर रहेगा। हाँ, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मुझे ज़रा भी भूख नहीं, सिर दुख रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। इतना कहकर श्रीकंठ अपने कमरे में आया। दरवाज़ा बंद करके उसने रोशनी गुल कर दी और बिस्तर में जा घुसा। वही मौन तस्वीर, वही पेंटिंग फिर उसके सामने मुखर हो उठी। एक विराट वृक्ष, परंतु जड़हीन। अनेक छोटी बड़ी आरियां उन बची खुची जड़ों को भी काट रही थी, जिनके सहारे वृक्ष अभी तक टिका है। श्रीकंठ ने बचपन में सुना था कि उसके शहर श्रीनगर की शंकराचार्य पहाड़ी वास्तव में एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो किसी भी क्षण फूटकर सदियों से अपने भीतर छिपे लावे को वहां बिखेर कर सर्वनाश का कारण बनेगा। मगर इन 60 वर्षों में वह ज्वालामुखी नहीं फूटा। हालांकि समय समय पर इसके लावे की धारा रिसती रही, लेकिन आज पहली बार उसे लगा था कि शंकराचार्य की पहाड़ी फट गई है और भीतर छिपा सारा लावा बह बह कर दूर दूर तक फैल गया है और सारे आकाश को धुएं और विषैली हवाओं में घेर लिया है। आज भी उसके नाम कोई पत्र नहीं आया। मन हुआ कि बेटे से कह दे कि कश्मीर वालों को तार भेज दो, मगर वह बेटे और बहू के सामने कश्मीर का नाम तक लेने से डरता था। कश्मीर का जिक्र आते ही पति पत्नी उसे बावले कुत्तों की तरह काट खाने को दौड़ने लगते। आग लगे उस कश्मीर को जो अब हमारा नहीं रहा। श्रीकंठ खुद ही बोझिल कदमों से तार घर तक गया और तार दे दिया।
वरिड वायर वेलफेयर श्रीकंठ। जैसे तैसे 3 दिन बीते। ये तीनों रातें उसने कांटों पर लोट पोट कर ही काटी। अजीबोगरीब विचार उसके मन में आते जाते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई भावज ने खुद जहर खाकर मुझे जीते जी नरक में डाल दिया। मुझे यह कठोर निर्णय लेना ही नहीं चाहिए था। मेरे मरने के बाद जो होता सो होता। उसकी दशा कुछ कुछ पागलों जैसी हो गई। उसने सोचा कि यदि कुछ दिन और भाई का जवाब नहीं आएगा तो वह लिखेगा कि उसने अपना फैसला बदल दिया। तार का जवाब आ गया, बहुत ही संक्षिप्त। तार देखते ही वह खुश हुआ, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। लिखा था, सब सकुशल है, विस्तृत पत्र 5 दिन पहले डाला है। तार की यह इबारत पढ़कर वह निश्चित नहीं कर पाया कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। वह फिर सोचने लगा कि नाथ जी ने क्या किया होगा, क्या लिखा होगा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी टाकिया नाथ जी का खत लेकर आ गया। श्रीकंठ ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया। हाँ, पत्र नाथ जी का ही था, उसकी ही लिखावट थी। छोटे भाई की फरमाबरदारी देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मन में उसके प्रति स्नेह कुछ ज़्यादा ही उमड़ आया। मगर लिफाफा खोलते समय जैसे सारा शरीर कांपने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। लिफाफा खोलकर जब उसने पत्र बाहर निकाला तो पल भर के लिए वह उसे कोरा कागज लगा, मगर नहीं, यह उसका भ्रम था। श्रीकंठ ने अपनी ऐनक साफ की। पहले उसे कागज पर कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी, पर धीरे धीरे सारे अक्षर स्पष्ट होकर बोलने लगे। श्रीकंठ दम साध कर एक एक अक्षर, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ने लगा। भाई साहब, नमस्कार। आपकी शतायु की कामना करता हूँ। मैं आपकी लाचारी और मजबूरी भली भांति समझता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि जिस भाई ने अपने बेटे की तरह मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, सोचना सिखाया, उसकी बात ही सही होगी, वजनदार होगी। परंतु आप भी जरा सोचिए कि मैं अपना कच्चा परिवार लेकर कहाँ जाऊँ। आप बेशक अपना हिस्सा बेचें, जिसे चाहे उसे बेचें। आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? यदि खरीदार मुसलमान है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहाँ कौन लोग रहते हैं? मेरा सारा दिन किन लोगों के बीच गुजरता है? मेरा दूध वाला कौन है? सब्जी किसके यहाँ से लाता हूँ? मांस मछली किन लोगों से खरीदता हूँ? मेरा मल मूत्र, मेरे घर का कचरा कूड़ा कौन उठाता है? और जो फूल मैं अपने देवता को चढ़ाता हूँ उन्हें कौन उपजाता है? जिस दाई ने मुझे माँ के पेट से पैदा किया वह भी मुसलमान ही थी, और जब मर जाऊंगा तब मेरी चिता रखने वाला दाह करता भी मुसलमान ही होगा। आप मेरे लिए विचलित ना हो। ईश्वर आपको सकुशल रखे। आपका अपना नाथ जी। श्रीकंठ ने पत्र 2-3 बार पढ़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, नथुने फड़फड़ाने लगे और मुंह से घृणा और अवसाद भरे ये शब्द अपने आप निकल पड़े। ब्लडी फूल, दिमाग खराब हो गया है पाजी का। उसने खत के पुर्जे पुर्जे करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी, दिल जोरों से धड़कने लगा। हाँ, वही पेड़ दूर दूर तक अपनी शाखें टहनियाँ फैलाए, किंतु जड़ों के बिना कब तक धरती पर टिका रहेगा? वह अभी गिर पड़ेगा, अभी, बिल्कुल अभी। श्रीकंठ का सिर चकराया और वह खुद ही नीचे गिर पड़ा। लगभग 2 घंटे बाद उसे होश आया, पर होश आने के बाद भी उसकी हालत सुधरने की जगह बिगड़ती ही गई। कई दिन बाद शीला के पति अर्थात उसके दामाद ने सारे कागजात मुकम्मल करके जब उसे चेक भेजा तो उसके साथ एक चिट्ठी भी नत्थी की गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि एक ऐसा ही चेक उसने श्रीकंठ के दिल्ली वाले भाई को भेजा है। साथ ही यह भी सूचना दी थी कि सप्ताह भर पहले ही नाथ जी ने अपना हिस्सा उसी कादिर के हाथ बेच दिया जिसने श्रीकंठ और उसके दिल्ली वाले भाई का हिस्सा खरीदा था।
नाथ जी अब अपने परिवार सहित कहीं किराए के मकान में रह रहा है। पत्र पढ़कर श्रीकंठ की बुझी आंखें 2 क्रेटरों में बदल गईं और भीतर का सारा मवाद दहकता लावा बनकर उनके रास्ते बाहर आने लगा। तो ये थी कहानी जड़ें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक किए बगैर जाइएगा नहीं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। नमस्कार।